गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा शीर्षक का दूसरा एवं तीसरा एपिसोड पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इस कहानी का पहला एपिसोड पढ़ाया था और आज के इस वीडियो में दूसरा एवं तीसरा एपिसोड की मैं व्याख्या करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कहता, दूसरे दिन झुर्री का साला फिर आया और बैलों को ले चला। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हीरा और मोती दोनों गया के घर से भागकर चले आए झुर्री के पास। तो इन दोनों बैलों को ले जाने के लिए गया फिर से आया झुर्री के पास और दोनों बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, क्योंकि पहली बार बैलों ने गया को बहुत परेशान किया था। इसलिए इस बार गया ने निर्णय लिया कि इसे गाड़ी में जोत कर ले चलेंगे ताकि रास्ते में किसी तरह की परेशानी न कर सके। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। वो पहले बताया गया है कि हीरा नरम दल के क्रांतिकारी का प्रतीक है और मोती गरम दल के क्रांतिकारी का प्रतीक है। तो मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, यानी खूब उसकी पिटाई की। कल जो गया को इन लोगों ने परेशानी की थी, इसका मजा चखाया, यानी खूब पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खाली चुनी सब कुछ दी। उसके पास भी अपने बैल थे, तो अपने बैलों को बढ़िया से खाना दिया, खल्ली चुन्नी ये सब खाने के लिए दिया। लेकिन इन दोनों को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था, क्योंकि झुर्री दोनों बैलों को बहुत प्यार करते थे, खूब खिलाते थे। लेकिन गया के घर में इन दोनों बैलों का घोर अपमान हुआ। ऐसा अपमान इन दोनों बैलों को कभी नहीं हुआ था। झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कभी मारपीट नहीं करता था, हल्की पिटाई भी नहीं करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। दोनों बैल झुर्री के टिटकार सुनकर के, टिक टिक की आवाज सुन करके वह उड़ने लगते थे। कहने का मतलब बहुत तेज कदमों से चलने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, लेकिन गया के घर में मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, और मान सम्मान की हानि तो हुई ही थी। उस पर मिला सूखा भूसा और खाने के लिए सूखा भूसा दिया गया। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। तो इन दोनों बैलों ने भी कसम खा ली थी, खाना नहीं खाएंगे, अनशन कर दिए। तो नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। खाना खाया या नहीं खाया इसकी चिंता किए बगैर गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। काबू से बाहर होना मतलब अनियंत्रित होना। जब गया के द्वारा हीरा की पिटाई होती है तो मोती को बहुत गुस्सा आता है, नियंत्रण से बाहर हो गया उसका गुस्सा। हल लेकर भागा। वह हल लेकर भाग चला। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। तो
जब हल को लेकर के भागा तेजी से तो हल टूट गया, रस्सी टूट गई। जुआ पालों को कहते हैं, जो दोनों बैलों के कंधे पर लकड़ी रखी रहती है, वह भी टूट गया। और जोत रस्सी होती है जो पालों से लेकर के बैल के कंधे में बांधा रहता है, उसको जोत कहते हैं। ये सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। इतना तेजी से भागे कि नहीं पकड़ाते यदि गले में रस्सियां न होती तो, लेकिन गले में रस्सी थी इसलिए फिर से पकड़ा गए। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मूक भाषा में हीरा ने कहा कि भागना व्यर्थ है, कायरता है। तो मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। तो हीरा कहता है कि अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, और ज्यादा मार पड़ेगी, भागने की कोशिश करेगा तो पढ़ने तो बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। मोती ने कहा कि कोई बात नहीं है, बैल में जन्म लिए हैं तो मार खाने से कब तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दो आदमियों के साथ इन दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में लाठियां हैं, एक अपने और अपने साथ एक और व्यक्ति को ले लिए। दोनों हाथ में लाठी लिए हुए दौड़े आ रहे हैं बैलों को पकड़ने के लिए। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। हीरा से सलाह लेता कि यदि तुम चाहो तो इन दोनों को मैं मजा चखा दूं। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई, खड़े हो जाओ, ऐसा करना उचित नहीं है, खड़े हो जाओ, नहीं तो उन दोनों की गुस्सा और बढ़ जाएगा और मार पड़ेगी, इसलिए खड़े हो जाओ। तो मोती कहता मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, क्योंकि यह भी उग्र स्वभाव का है। कहता है कि यदि मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा कहता नहीं, ऐसा करना हम लोगों का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। हीरा की बात सुनकर वह ऐंठ कर रह गया कि मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है, मुझे अपमानित कर रहा है, तुम नीति की बात ही करते हो। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। गया भी समझ गया कि बैल गुस्से में है, इसलिए मारपीट नहीं किया। उसके तेवर देखकर, यानी बैल के तेवर, गुस्सा को देख करके गया और उसके सहायक जो साथ में चल रहे थे लाठी लिए हुए, वे समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, अच्छा है, इसमें ही भलाई है। पिटाई न करके गुस्सा को टाल देना ही श्रेयस्कर है, इसी में भलाई है। तो ऐसा समझ करके बैलों की पिटाई नहीं हुई। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। खाने के लिए वही सूखा भूसा बार बार दिया जा रहा है। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। एक छोटी लड़की थी, भैरव की बेटी, यानी गया की भतीजी थी। गया की भतीजी थी। भैरव गया के भाई का नाम है, बड़े भाई का। तो ये भतीजी थी और इसकी सौतेली माँ थी। इसकी अपनी माँ मर गई थी। सौतेली माँ बहुत सताती थी, इसका शोषण करती थी, इस पर अत्याचार करती थी। बैलों को भी इसी तरह से सताया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए दोनों में आत्मीयता हो गई, दोनों में अपनापन का भाव हो गया। यानी उस लड़की को बैलों के प्रति प्रेम का भाव उमड़ आया। तो वह चुपके से क्या करती है कि दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई, यानी एक एक रोटी दोनों को खिला दी। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। एक एक रोटी से पेट तो नहीं भरा, लेकिन तृप्ति हो गई, संतोष उसे हो गया। संतोष जब आ जाता है तो भूख की ज्यादा चिंता नहीं होती है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। बैलों ने सोचा कि यहाँ भी कोई सज्जन है, इस घर में भी कोई सज्जन है, सब दुष्ट ही नहीं है, यहाँ भी सज्जनता का वास है। जैसे हनुमान जी ने सोचा था
लंका में जब विभीषण को देखा, विभीषण राम का नाम ले रहे थे, राम राम करके वो पूजा कर रहे थे, और हनुमान जी के कानों में जब आवाज गई तो उन्होंने सोचा कि लंका के बारे में कहा जाता है कि निश्चर का निवास है, राक्षसों का निवास है, लेकिन यहाँ भी लगता है कोई सज्जन है, क्योंकि राम राम की आवाज आ रही है ना। तो उन्होंने बोला था कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, है ना। यहाँ तो निश्चरों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कैसे हो गया। तो उसी तरह से हीरा और मोती ने सोचा कि यहाँ भी लगता है कोई सज्जन है। लड़की भैरव की थी, भैरव गया के बड़े भाई का नाम है, उसकी माँ मर चुकी थी, यानी उस लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, अपनापन हो गया था, लगाव हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, खूब पिटाई होती, से हल में जोता जाता और खूब पिटाई होती उसकी। कभी कभी बैल अड़ जाते थे, नहीं चलते थे, तो और उसकी पिटाई होती थी। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। ऐसा प्रतिदिन करने लगी। वह बालिका रोज दिन 2 रोटी लाती और दोनों बैलों को एक एक रोटी खिला देती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। कम ही खाते थे लेकिन दुर्बल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें संतोष की भावना थी कि यहाँ भी कोई है जो मेरा देखभाल कर रही है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, बदले की भावना रोम रोम में भरी हुई थी। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, अब बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, मुझे अब सहा नहीं जा रहा है। तो हीरा कहता, क्या करना चाहते हो। तो मोती कहता, एक आध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जिसे तुम फेंकने के लिए कह रहे हो। घर का वह भी सदस्य भैरव, यदि उसे भी फेंक दोगे तो उसी का वो पिता है, ठीक नहीं होगा। जो इस घर का मालिक है, यानी घर का मालिक वही भैरव ही था, उस लड़की का पिता। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी, एक तो माँ मर गई है, पिता भी मर जाएगा, तो यह लड़की अनाथ हो जाएगी, इसलिए ऐसा करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। तो मालकिन को फेंक न दूं। अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं तो मालकिन को उठाकर फेंक देता हूँ। मोती ने कहा, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। औरत पर सिंह चलाना ठीक बात नहीं है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोती का था कि अरे तुम तो इस तरह के नीति की बात बता देते हो कि कुछ करने में ही नहीं बनता है। बताओ, तुड़ा कर भाग चले, रस्सी तोड़कर भाग चले। तो हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। मोती कहता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, दांत से चबा करके थोड़ा थोड़ा आधा काट दो, फिर एक झटके में जाती, फिर एक झटका लगाएंगे टूट जाएगी रस्सी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। यानी घर में सलाह हो रही थी कि बैल बहुत शरारती है, इन दोनों के नाक में नाथ डाल दिया जाए। नाथ डाल देने से बैल नियंत्रित हो जाते हैं, तो इस तरह की सलाह की जा रही थी। और बच्ची आकर के बैल को सूचना दे देती है, कह देती है कि इस तरह की योजना बनाई जा रही है। उसने गराव खोल दिया। किला में यानी खूटा में जो गराव फुंदेदार रस्सी थी, उस रस्सी को किला से यानी खूटा से निकाल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? तो खूंटा से रस्सी निकाल दी है इस बच्ची ने, तो फिर चलते क्यों नहीं, भागते क्यों नहीं हो यहाँ से? मोती ने अपनी भाषा में पूछा कि अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, यानी बच्ची के बारे में पता चल जाएगा कि यही भगाती है, तो इस पर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, अचानक बालिका चिल्लाई, दोनों के रस्सी खूंटा से निकाल करके और चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। वही बैल को भगा भी दी और शोर भी कर दी गांव में, घर में, कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, फूफा वाले जो दोनों बैल हैं भागे जा रहे हैं, ओ दादा जागो पकड़ो, इस तरह से। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। तेजी से भागने के क्रम में उसे पता नहीं चला कि किस रास्ते से जाना है, लौटना है। जिस रास्ते से गया लाया था वह रास्ता भी भूल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, लगता है राह भूल गए। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती ने कहा कि तुम तो बेतहाशा भागा, क्या जरूरत थी भागने की, वहीं पर मार गिराते। तो वो हीरा कहता, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? हमेशा हीरा नीति की बात बोलकर मोती को शांत कर देता है। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। तो मटर के खेत में घुस गए, भूख लगी हुई थी जोरों की। रास्ते में मिल गया मटर के खेत, उसी में घुस करके चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, इधर उधर करके देख भी लेते थे कि कोई किसान आ तो नहीं रहा, खेत का मालिक जो है वह तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पेट भर जाने के बाद दोनों डकार ली। ये स्वाभाविक है, जब पेट भर जाता है तो आदमी भी डकार लेता है। उन दोनों को भी जब पेट भर गया तो डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया। हंसी हंसी में दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मामला कुछ बढ़ गया। लेकिन संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता तो किनारे हट गए, यानी दोनों ने स्थिति को संभाल लिया। गुस्सा कुछ देर के लिए दोनों को उत्पन्न हो गया था, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया, दोनों शांत हो गए। तो इस तरह से दूसरा एपिसोड समाप्त होता है। अब तीसरा एपिसोड में देखिए। अरे यह क्या, कोई सांड डॉकता चला आ रहा है। जब मटर के खेत में दोनों चल रहे थे, उसी बीच एक सांड डॉकता हुआ, आवाज करता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, पूरा हाथी है, मतलब बहुत मोटा है, बहुत विशालकाय पशु है। उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों डर गए उसकी विशालता को देखकर, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही थी। यदि नहीं भी उसे भिड़ते तब भी बचना मुश्किल है।
इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है, बहुत डरावना उसका चेहरा था। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने कहा कि हम लोग तो बुरी तरह से फंस गए, अब क्या करें, कोई उपाय सोचो। वो हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भोला हुआ है। साढ़ अपने घमंड में भोला हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा। उसे यदि रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना विनती करेंगे, वह नहीं मानेगा। अपने बल के घमंड में चला जा रहा है। भाग क्यों न चले, क्या कहता, भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। मोती कहता भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। मैं तो भागता हूँ, रहो यहीं मरो। और जो दौड़ाए, यदि भागेंगे और वो दौड़ाएगा तब, तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी सोचो क्या उपाय करना चाहिए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेता हूं, तुम पीछे से रगे तो दोहरी मार पड़ेगी, तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। जान जोखिम में, खतरे में है, तो यहाँ पे और कोई उपाय नहीं है। हम दोनों यदि संगठित होकर लड़ेंगे तो हो सकता है कि विजय प्राप्त करें, ऐसे भी तो हम लोग मरेंगे ही। तो ऐसा करते हैं कि दोनों संगठित होकर के लड़ें। ऐसे भी कहा गया कि भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय पास आए नहीं, और जब भय पास आ जाए तो उसका यथोचित मुकाबला ही करना श्रेयस्कर होता है। तो दोनों ने अच्छी युक्ति निकाली, दोनों संगठित होकर देखिए सांड से लड़ते हैं तो विजय होती है। इस पंक्ति का आशय यही है कि एकता में बल है। यदि एकता है तो बड़ी बड़ी शक्तियां उसके सामने झुक जाती है। सांड कितना बलवान होता है, एक एक करके कोई बैल उसे पराजित नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों बैल मिल जाते हैं हीरा मोती, तो सांड को भी पराजित कर देते हैं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके, जान जोखिम में डाल करके दोनों उस पर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था, अनुभव नहीं था, कभी भी संगठित लड़ाई नहीं लड़ा था सांड, उसको इस तरह का तजर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, वह हमेशा एक शत्रु से ही लड़ता था, उसी का आदी था, अभ्यस्त था। युद्ध कुश्ती को कहते हैं जिसमें दो लोग लड़ते हैं, बस दो ही होते हैं। तो सांड हमेशा एक शत्रु से लड़ा था, एक बैल से या एक कोई भी पशु से लड़ा था, 2-3 के साथ नहीं लड़ा था एक बार। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जब हीरा पर झपटा सांड तो मोती ने दौड़ाया पीछे से, जब मोती पर झपटा तो हीरा ने दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उस्ताद यानी गुरु थे, अनुभवी थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह घुसेड़ दिया, भौंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुभो दिया, यानी परेशान कर दिया। हीरा मोती दोनों मिल करके सांड को परेशान कर दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, सांड को भागना पड़ा, और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम परेशान होकर के सांड गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। नीति का पालन किया जा रहा है कि जब कोई शत्रु युद्ध में परास्त होकर आत्मसमर्पण कर दे तो उस पर वार नहीं किया जाता है, उसके साथ युद्ध नहीं किया जाता है, ये नीति कहती है। तो यहाँ पर दोनों बैलों ने उसी नीति का पालन किया कि शत्रु बेदम होकर के जब गिर गया तो उसे छोड़ दिया।
दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, इशारे से कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को ही मार डालूं। साढ़ को बच्चा कहता है। घमंड हो गया कि उतना बड़ा जानवर मेरे सामने नहीं टिका, मेरे सामने तो बच्चा था। तो कहता है कि बच्चा को मार ही डालूं, ऐसा मेरा जी करता था। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह चलाना चाहिए, न चलाना चाहिए। गिरे हुए बैरी यानी दुश्मन पर सिंह नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती कहता है यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। दोनों के विचार में काफी अंतर है। मोती कहता है कि बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा हिम्मत नहीं करे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, हीरा अंदर नहीं घुसा था, वह खेत के मेड़ पर था, आरी पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। मटर के खेत में सिंचाई की गई थी, इसलिए उसमें मोती का पैर धंसा हुआ था। उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका और भाग नहीं पाया। पकड़ लिया गया। मोती किसान के द्वारा पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। चाहता तो हीरा भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति में साथ आए। दोनों में गहरी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मर मिटने के लिए दोनों तैयार हैं, मरेंगे तो दोनों, जिएंगे तो दोनों। इस तरह की मानो वे दोनों कस्में खा लिए हैं। तो जब मोती फंस जाता है मटर के खेत में, किसानों के द्वारा जब वह घेर लिया जाता है, तो हीरा चाहने पर भाग सकता था लेकिन नहीं भागा। उसने कहा कि मरेंगे तो दोनों, पकड़ाएंगे तो दोनों। तो हीरा ने देखा कि संगी संकट में, संगी यानी साथी, संकट में है तो लौट पड़ा। वह भी लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। किसान ने दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। काजी हाउस जहां पशुओं को रखा जाता है, पशुओं मतलब लावारिस पशुओं को, लावारिस पशुओं को जहां रखा जाता है उसे काजी हाउस कहते हैं। तो काजी हाउस में दोनों को बंद कर दिया गया। तो जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए कोई क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करते थे तो उन्हें पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी जेल के अंदर। ठीक उसी प्रकार से हीरा और मोती को भी किसानों ने पकड़ लिया और काजी हाउस में बंद कर दिया और उसे वहाँ खाने पीने कुछ नहीं दिया जाता था, बहुत कष्ट दिया जाता था। दोनों बैल भारतीय क्रांतिकारी के प्रतीक हैं। जो क्रांतिकारियों के साथ व्यवहार किया जाता था वही यहाँ बैलों के साथ किया जा रहा है काजी हाउस में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में, तब तक इंतजार करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम।